नमस्कार भारत। स्वागत है आपका पॉलिटिकल वायर के भारत की बात के एक और नए सेशन में। आज बात होने वाली है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में। जानेंगे कि नई पॉलिसी किस तरीके से पिछली पिछली पॉलिसी से अलग है और क्या नए नए रिफॉर्म्स आने वाले हैं इंडिया में इस पॉलिसी की वजह से। क्या क्या इफेक्ट्स हैं इस पॉलिसी के, क्या क्या विड्रॉज हैं, आज सब कुछ डिस्कस होने वाला है भारत की बात पर। तो इंडिया, लेट्स लिसन। Go and ask people there. Go and ask everyone who's close to you what they think of you. I put this picture, this person's face, full frame on television tonight. Put his picture full frame on television tonight. Let the people of the country see his face tonight. सोशल मीडिया का रहते पाकिस्तान में है, लेकिन ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड की बात करेंगे। अरे जमीन पर आ जाइए ना, जमीन पर आ जाइए। 500-500 रुपए के दान मांग रहे हैं आपके प्रधानमंत्री। जमीन पर आ वेलकम टू पॉलिटिकल। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं हार्दिक कुमार, तरुणेंद्र और अर्नब। हार्दिक, मेरा आपसे सबसे पहला सवाल ये है कि ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 हमारी पिछली एजुकेशन पॉलिसी से अलग कैसे है। हार्दिक। बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांत। जैसे कि आपने बताया कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भारत में आ चुकी है, तो अगर हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी नई वाली को देखें और पुरानी वाली को कंपेयर करें तो बहुत ज़बरदस्त बदलाव देखने को मिले हैं हमें नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में और पुरानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में। सबसे बड़ा बदलाव हमें यही देखने को मिलता है कि जो पुराना सिस्टम जो 10+2 के आधार पर चलता था, अब उसे 5+3+3+4 के अंदर बांट दिया गया है, जिसके अंदर सबसे पहले एलिमेंट्री स्टेजेस की 5 क्लासेस रहेंगी, फिर 3 क्लासेस, फिर 3 क्लासेस और हाई स्कूल के अंतिम में 4 क्लासेस रहने वाली है। जो अंतिम 4 हाई स्कूल की क्लासेस होंगी उसके अंदर बच्चे के इंटरेस्ट के आधार पर उसको उसके विषय चुनने की एक स्वतंत्रता प्रदान की गई है, जो पुरानी एजुकेशन पॉलिसी में नहीं थी। सबसे पहली चीज़, जो बच्चों को बांधा जाता था कि आप कॉमर्स लें, साइंस लें या आर्ट्स लें, ये बाध्यता सबसे पहले ख़त्म हुई है इस एजुकेशन पॉलिसी में आने के बाद। वही अगर हम देखें तो कुछ ऐसे रिफॉर्म्स भी आए हैं इस नई एजुकेशन पॉलिसी के ज़रिए जो ना सिर्फ भारत के वर्तमान में बल्कि भारत के भविष्य में भी उसको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। उदाहरण के लिए देखें तो अब वोकेशनल स्टडीज़ पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाने वाला है, इंटर्नशिप को बहुत ज़्यादा दिया जाने वाला है, 6ठी कक्षा से कोडिंग स्टार्ट सिखाई जा रही है और ऐसे कई सारे बदलाव लाए जा रहे हैं नई शिक्षा नीति में, जिसने इस पूरी शिक्षा व्यवस्था को एक मास्टर स्ट्रोक दिया है। और इसके ज़रिए भारत ना सिर्फ विदेश में कम्पीट कर पाएगा, बल्कि जो रटंत विद्या भारत के अंदर जिसका बहुत बोलबाला हो रहा था, वो रटंत विद्या कहीं ना कहीं ख़त्म होती जा रही है इस नई शिक्षा नीति की वजह से। क्रिटिकल थिंकिंग पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है और यही कारण है कि नई शिक्षा नीति एक रेवोल्यूशन है भारत के लिए। धन्यवाद हार्दिक, आपने बहुत ही अच्छी तरीके से हमें समझाया कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आखिर है किस बारे में और किस तरीके से ये अलग है। अर्नब, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, जैसे कि हार्दिक ने बताया कि ये जो नई एजुकेशन पॉलिसी है इसमें 5+3+3+4 का मॉड्यूल अपनाया गया है, जो कि पुराने वक्त पर 10+2 का हुआ करता था। तो पुराने वक्त पर ये 10+2 12 हुआ करता था और आज ये 15 है। तो दोनों में क्या अंतर है और क्या वो नई चीज है जो इंक्लूड की गई है। अर्नब। पहली बात तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांत। और एज फॉर द डिफरेंस के ये 15 और 12 का जो डिफरेंस है बहुत लोगों को कंफ्यूज कर रहा है। तो ये 3 एक्स्ट्रा साल आए कहाँ से, कि ऐसा क्या बदल गया कि 3 साल ही ऐड हो गए। असल में 3 साल ऐड कहीं नहीं हुए हैं। पहले एलिमेंट्री स्कूलिंग जो होती थी वो अलग मानी जाती थी। एलिमेंट्री स्कूलिंग खत्म होती थी और फिर फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर 12th स्टैंडर्ड तक बच्चों को पढ़ाया जाता था और उसे 10+2 मानते थे। पर अब इस सिस्टम में वो 3 साल जो एलिमेंट्री स्कूलिंग के हैं, जो किंडरगार्टन हम बोलते हैं, उसे ऐड कर दिया गया है इन 3
3+2 को बना के 5 कर दिया गया है। फर्स्ट और सेकंड ग्रेड और किंडरगार्टन साथ में, इस तरह 5 साल बनते हैं। तो कुछ ऐड नहीं हुआ है, बस जो नंबरिंग है उसे बदल दी गई है। और इसको 3+2 को 5 बनाने का फायदा ये हुआ है कि अब जो डेवलपमेंट है बच्चों की वो सीमलेस होगी। पहले 3 साल किंडरगार्टन में पढ़ते थे, फिर एक बदलाव आता था फर्स्ट और सेकंड में, और फिर आगे स्कूलिंग चलती थी, जिससे कुछ बच्चों को अब्रप्ट लग सकता था क्योंकि जो डेवलपमेंट है वो अचानक से बदल गई है। पर अब इससे सीमलेस होएगा, तुम अपने डेवलपमेंट ईयर्स फर्स्ट और सेकंड तक चले जाते हैं, स्पिल ओवर हो जाते हैं, जिससे स्कूलिंग में और किंडरगार्टन का जो गैप है वो ब्रिज हो जाएगा, वो सीमलेस हो जाएगा। तो इससे बच्चों की डेवलपमेंट में भी हेल्प होगी और उनको शौक भी नहीं लगेगा इंस्टीट्यूशन चेंज होने का जो पहले लगता था। तो ये काफी एक्चुअली बहुत ही ब्रिलियंट आइडिया और बहुत ही ब्रिलियंट स्कीम है जो बहुत हेल्प करेगा इन द डेवलपमेंट ईयर्स ऑफ ऑल द चिल्ड्रन। धन्यवाद अर्नब। तरुणेंद्र, अर्नब ने जैसा कि बोला कि ये जो गैप था जिसको ब्रिज कर रही है ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ये ब्रिज असल में उन बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा था जो पहले ग्रामीण इलाकों में हुआ करते थे और अपनी फ्यूचर स्टडीज के लिए सिटीज और बड़े बड़े शहरों में आकर के अपनी फर्दर स्टडीज को कंटिन्यू करते थे। तो ग्रामीण इलाकों में इसका क्या असर पड़ेगा? क्या वहां के ब्रिज को ये कितना सपोर्ट करता है हमारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी? तरुणेंद्र। धन्यवाद प्रशांत। बिल्कुल, यदि हम ग्रामीण इलाकों की बात करें और जैसा कि मेरे पिछले 2 स्पीकर्स ने कहा कि एजुकेशन पॉलिसी में मुख्य रूप से ये जो चेंज है 10+2 से जो 5+3+3+4 कर दिया गया है, तो इसमें मैं कुछ बातें और ऐड करना चाहूंगा। पहली बात तो ये है कि जो हमारा ये नया एजुकेशन पॉलिसी है वो पुराने एजुकेशन पॉलिसी से बहुत तरीके से या फिर बहुत कई बिंदुओं को लेकर अलग है। जो पुरानी एजुकेशन पॉलिसी थी कहीं ना कहीं वो उसी परंपरा को आगे बढ़ा रही थी जो जब भारत आजाद नहीं था या गुलाम भारत में जब लॉर्ड मैकाले ने भारतीय शिक्षा पद्धति में बदलाव किए थे, उसी परंपरा को कहीं ना कहीं से उससे जुड़ी हुई थी। लेकिन ये जो नई शिक्षा प्रणाली है या ये जो नई शिक्षा नीति है ये उससे बिल्कुल उलट है और उससे बिल्कुल अलग है। इसके प्रमाण ये है कि पहले की जो शिक्षा नीति थी वो भारतीय नागरिकों को नौकरी करने के लिए बढ़ावा देती थी, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि ये जो नई शिक्षा नीति आई है वो लोगों में नौकरी उत्पन्न करने पर जोर देगी, ना कि नौकरी करने पर। दूसरी चीज, ये ग्रामीण इलाकों में या ग्रामीण इलाके के बच्चों पर कैसे असर करेगी, सबसे पहली चीज बता दूं इसके इस बिंदु पर कि जो 5+3+3+4 किया गया है उसके तहत चूंकि बोर्ड एग्जाम्स तो उसी तरह होंगे 10th और 12th में, लेकिन बोर्ड एग्जाम्स पर अब उतना ज्यादा जोर नहीं दिया जाएगा या बोर्ड एग्जाम्स 2 बार कंडक्ट कराए जाएंगे और उन दोनों में से जो भी बेस्ट स्कोर रहेगा वो स्टूडेंट ऑप्ट कर सकता है। उसके अलावा जो है एक सब्जेक्ट्स का फिल्ट्रेशन किया गया है जिसमें वोकेशनल और एकेडमिक को दोनों को मिला दिया गया है या फिर दोनों की जो वैल्यूज है उसको बराबर कर दिया गया है। तो इस तरीके से भी चूंकि हमारे ग्रामीण अंचलों में या फिर कहीं भी जो प्रतिभाएं होती हैं वो दब जाती हैं, किस कारण से? वो ये कि कई बार सब्जेक्ट्स का जो ह्यूमैनिटीज, बायो, मैथ्स और कॉमर्स के चक्कर में कई बार जो अलग से प्रतिभाएं होती थी वो दब जाया करती थी, लेकिन अब जब वोकेशनल सब्जेक्ट्स भी इसी में इंक्लूड कर दिए गए हैं तो वो प्रतिभाएं एक प्रोफेशन का रूप ले सकती हैं। इस तरीके से चूंकि ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों की जो प्रतिभाएं होती हैं वो वहीं की वहीं छिपी रह जाती हैं, उसे निखारने का एवं उसे उभारने का कार्य ये नई शिक्षा नीति करेगी। धन्यवाद तरुणेंद्र, आपने बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया कि वोकेशनल स्टडीज का किस तरीके से असर होने वाला है ग्रामीण इलाकों पर और हमारे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर। हार्दिक, मेरा आपसे ये सवाल है कि जैसे कि वोकेशनल स्टडीज को बहुत ही ज्यादा मान्यता दी गई है, तो एक हाल ही में आयशी घोष ने ट्वीट किया कि ये जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है ये चाइल्ड लेबर को प्रमोट करती है। तो आपकी इस पर क्या राय है और किस तरीके से, क्यों लोगों के मन में ये विचार है कि ये नई एजुकेशन पॉलिसी चाइल्ड लेबर जैसे गंभीर क्राइम को प्रमोट करती है? हार्दिक। देखिए प्रशांत, अगर इस ट्वीट की गहराई में जाया जाए, क्योंकि मैं इस ट्वीट की तरफ जा चुका हूँ और इस ट्वीट को ढंग से पढ़ भी चुका हूँ,
तो आईसी घोष कहती है कि जो नई शिक्षा नीति है वो चाइल्ड लेबर को इन्फोर्स करती है, और उसके लिए ये तर्क देती है कि जो नई शिक्षा नीति है वो 6ठी कक्षा से ही इंटर्नशिप इसको बढ़ावा दे रही है। और जब हम लोग अगर इंटर्नशिप को आम भाषा में देखें तो इंटर्नशिप दरअसल कम मेहनताने में, या फिर हम तो अगर विद्यार्थी के आधार पर देखें तो बहुत ज़्यादा मेहनताना मिलता है विद्यार्थी को, कम मेहनताने में अधिक एक्सपीरियंस गेन करने का एक तरीका होता है, ताकि आप किस प्रकार कंपनी काम करती है ये सब सीख पाए। वही अगर वोकेशनल स्टडीज़ को देखा जाए और आपका जो कक्षा 6 है उसको देखा जाए तो अगर वोकेशनल स्टडीज़ देखें कक्षा 6 के आधार पर, तो कक्षा 6 से ही कारपेंटरी, पॉटरी, प्लम्बिंग, इन सब चीज़ों को बच्चे के अंदर सिखाया जा रहा है, ताकि इन जॉब्स को एज एन ऑड जॉब जो भारत में देखा जा रहा है उसको ना देखा जाए। मेन कारण ये है। और जब आईसी घोष इस प्रकार की बातें करती है कि ये चाइल्ड लेबर को प्रमोट करता है, तो ये बिल्कुल निराधार बात हो जाती है, क्योंकि जहाँ पर बच्चे को इन सब चीज़ों को सीखने का अवसर प्रदान हो रहा है वहाँ पर चाइल्ड लेबर की तो कोई बात ही नहीं होती है। दूसरा, अगर इसी स्किल को वो आगे चल के एज अ सब्जेक्ट ऑप्ट करेगा तो उसके पास बहुत बड़ा एक सेक्टर है जो उसको जॉब्स देगा, जो उसका एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने की अवसर देगा, क्योंकि अगर उसमें उसको ज़्यादा इंटरेस्ट आया तो वो एज अ प्रोफेशन उसको चूज़ कर सकता है। तो बिल्कुल ये निराधार बात हो जाती है कि जो चाइल्ड लेबर को प्रमोट कर रही है नई शिक्षा नीति, बल्कि ये तो अवसर प्रदान करती है, ये सीखने का अवसर प्रदान कर रही है कि बच्चे आए और आकर के ऐसी चीज़ों को भी सीखे जिसको समाज और समझता है। एक तर्क और है, जहाँ से जिस संस्था से आईसी घोष एफिलिएटेड है उसी संस्था की मैं बात बताऊंगा। उन लोगों का ये भी तर्क था कहने का कि जो नई शिक्षा नीति है वो गरीब के बच्चे को और गरीब बनाएगा और अमीर के बच्चे को और अमीर बनाएगा। कारण ये बताती है क्योंकि गरीब का बच्चा पढ़ेगा सरकारी स्कूल में और अमीर का बच्चा पढ़ेगा आपका प्राइवेट स्कूल में, जहाँ वो इंग्लिश मीडियम में सीखेगा। और सरकारी स्कूल जो कि भारत में मैक्सिमम जगह देखा गया है कि वो स्टेट बोर्ड से क्या बोलते हैं रिकॉग्नाइज्ड होते हैं या फिर एफिलिएटेड होते हैं, जो हम समझते हैं जो स्टेट बोर्ड से एफिलिएटेड होते हैं वहाँ पर क्षेत्रीय भाषाओं में सिखाया जाता है। उदाहरण के लिए अगर दिल्ली को ही लिया जाए तो दिल्ली के अंदर हिंदी माध्यम में बच्चों को सिखाया जाता है। वैसे तो माध्यम चुनने का अवसर दिया जाता है बच्चों को कि आप अपना माध्यम चुन सकते हैं, लेकिन बात यहाँ पे वही आ जाती है कि बढ़ावा दिया जाता है कि बच्चा हिंदी माध्यम में पढ़ाई करे। तो इसी प्रकार अगर हम बंगाल में जाएं तो बंगाल में बंगाली माध्यम का इस्तेमाल किया जाता है बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो यही तर्क दिया जा रहा था कि गरीब का बच्चा तो गरीब क्या बोलते हैं क्षेत्रीय भाषा के माध्यम में पढ़ेगा, ना कंप्यूटर कोडिंग सीखेगा ना कुछ सीखेगा, और प्लम्बिंग इसको सिखा दिया जाएगा और वो बनेगा प्लम्बर का बेटा, प्लम्बर बनेगा और जॉब ही करता रहेगा। वही जो प्राइवेट स्कूल या प्राइवेट सेक्टर में जो बच्चा पढ़ रहा है, निजी विद्यालयों में जो पढ़ रहा है, वो बच्चा कोडिंग सीखेगा और कोडिंग सीख करके बहुत आगे तक जाएगा और अमीरों को अमीर बनाएगा। दरअसल ये ऐसी रॉबिन हुड स्कीम की बात हो रही है जो अमीरों को ही अमीर बनाएगा और गरीबों को और गरीब बनाएगा, लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं है। स्टेट बोर्ड्स को बोला गया है कि आप पुख्ता इंतज़ाम करें जिससे बच्चा सीख सके इन सब चीज़ों को और सीख सके कोडिंग को भी और सभी चीज़ों को, ताकि सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूल में कोई डिफरेंस ना रह जाए। तो ये बिल्कुल बेसलेस बात कही गई थी जिसका कोई तर्क जो था बिल्कुल तर्क संगत नहीं लगा। तो मुझे नहीं लगता कि नई शिक्षा नीति किसी भी प्रकार से चाइल्ड लेबर को प्रमोट नहीं कर रही है, बल्कि चाइल्ड लेबर प्रमोट करने के बजाय ये तो बच्चों को अवसर दे रही है कि आप नई चीज़ों को सीखिए। धन्यवाद हार्दिक, आपने बहुत ही विस्तार में बताया कि इस ट्वीट की गहराइयां आखिर थी क्या, इस ट्वीट के पीछे वार्ता थी और ट्वीट की आखिर में असलियत क्या थी। तो जैसा कि हार्दिक आपने कहा कि ये
कहीं ना कहीं हम लोगों को ये बताती है कि समाज में जो वर्ग बटे हुए हैं उन वर्ग के बीच में कामों को बढ़ावा देने के लिए ये शिक्षा नीति अपनाई जा रही है, ऐसी मानसिकता थी। तो अर्नब, अभी हाल ही में ट्विटर पे एक हैशटैग बहुत ही ज्यादा फेमस हुआ जो कि था NEP इज ब्राह्मणिक। अर्नब, इसका क्या मतलब है, क्या मानसिकता है इसके पीछे, और क्यों ये ऐसे ट्रेंड्स हमारे देश में फॉलो हो रहे हैं जबकि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जैसी चीज की जरूरत थी हमारे देश को? अर्नब, चीज ये है कि लोगों ने ये जब एजुकेशन पॉलिसी पढ़ी, जब ये एजुकेशन पॉलिसी समझी, तो उनके दिमाग में ये डर आया कि ये ब्राह्मणिक हो सकती है। कैसे हो सकती है? कि क्योंकि इसमें वोकेशनल स्टडी से बहुत ज्यादा फोकस है। अब क्योंकि वोकेशनल स्टडी से फोकस है, इसका ये मतलब है कि कुछ तुम कोडिंग कर सकते हो, प्रोग्रामिंग कर सकते हो, ग्राफिक कर सकते हो, सारे हाई एंड कंप्यूटर बेस्ड काम है। एट द सेम टाइम तुम गार्डनिंग कर सकते हो, कारपेंट्री कर सकते हो, स्टिचिंग कर सकते हो। ये हम बोलते हैं लो लेवल काम है, जो लो लेवल लेबर काम है, जो हम बोलते हैं इन सारी चीजों को। अब डर लोगों के दिमाग में ये आया कि जो थोड़े ऐसे क्षेत्र हैं भारत के जहाँ पे कास्ट सिस्टम अभी भी प्रेवलेंट है, और हमें पहली बात तो मानना पड़ेगा कि ऐसी जगह हैं, ऐसे कोने हैं देश के जहाँ पे कास्ट सिस्टम अभी भी चलता है। ब्राह्मणिज्म और अपर कास्ट लोअर कास्ट में अभी भी लोग एक दूसरे को बांट देते हैं। तो इन क्षेत्रों में ऐसा ना हो जाए कि जो सारे ब्राह्मणिक बच्चे हैं, अपर कास्ट बच्चे हैं, वो अपर कास्ट जॉब्स कर रहे हैं। सारे अपर कास्ट के बच्चे ग्राफिक्स पढ़ रहे हैं, कोडिंग कर रहे हैं, कंप्यूटर में बैठे काम कर रहे हैं, और जो लोअर कास्ट है वो सारे कारपेंट्री कर रहे हैं, वो सारे गार्डनिंग कर रहे हैं। और अगर वो चाहते भी हैं कोडिंग करना तो उनको अलाउ नहीं कर रहे कोडिंग करनी, उन्हें करने नहीं दे रहे, उन्हें देखने ही नहीं दे रहे दुनिया की ये जो साइड है। और एट द सेम टाइम अगर कोई अपर कास्ट का बच्चा है वो ऑप्ट ही नहीं कर रहा ये कारपेंट्री के लिए, लोअर कास्ट में लोअर लेवल ये जो स्किल्स है, मैनुअल लेबर स्किल्स है, उनके लिए ऑप्ट ही नहीं कर रहा। तो ये प्रश्न आया, ये डर आया बहुत सारे लोगों के दिमाग में। पर बात ये है, डर क्या ये डर वैलिड है? थोड़ा सा हाँ, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे इफ वी डू नॉट कंट्रोल अ मैटर इट कैन गेट आउट ऑफ हैंड। अगर हम इस बात पे ध्यान नहीं देंगे कि ये चीज हो सकती है तो हो जाएगी। हमें ध्यान देना पड़ेगा, गवर्नमेंट को ध्यान देना पड़ेगा, एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, एट द स्कूल लेवल, सारे जो टीचर्स हैं, जो मैनेजमेंट है, उनको ध्यान देना पड़ेगा कि ऐसी कोई चीज उनके स्कूल में ना हो, ऐसी कोई चीज उनके शहर, उनके गांव में ना हो। पर एट द कोर ऑफ इट क्या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ब्राह्मणिक है? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इस पॉलिसी का पॉइंट बिल्कुल भी ब्राह्मणिक या लोगों को डिवाइड करने का नहीं था। इस पॉलिसी का पॉइंट तो लोगों को अपॉर्चुनिटीज देने का था, स्किल डेवलप करने का था, जो आज से पहले तो कभी होते ही नहीं थे। अब ये तो हमारी गलती बोलिए या हार बोलिए होगी अगर हम इस डायरेक्शन में चले जाते हैं कि अगर ये हमसे हो जाता है कि अपर कास्ट और लोअर कास्ट के बीच में डिवीजन हो जाता है हमसे। पर ये पॉलिसी की गलती नहीं है। और अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें, थोड़ा सा हम अवेयर रहे, सारी टीचर्स और मैनेजमेंट और गवर्नमेंट अवेयर रहे, तो ये जो डर है ये भी डर खत्म हो जाएगा, क्योंकि ऐसी प्रॉब्लम हम अराइज होने ही नहीं देंगे। तो आई थिंक नो, दिस पॉलिसी इज नॉट ब्राह्मणिक, एंड विद अ लिटिल बिट ऑफ केयर and focus and attention we can completely avoid any such thing happening in the future as well. थैंक यू अर्नब, आपने बहुत ही अच्छी तरीके से रोशनी डाली इस बात पे कि ये ब्राह्मणिक की मानसिकता क्या थी आखिर। तो तरुणेंद्र, मेरा आपसे ये सवाल है कि जैसे कि अब बात चल रही है कि किस तरीके से ये रिफॉर्म्स लाने वाला है हमारे देश के अंदर, बात हुई प्राइमरी एजुकेशन की, सेकेंडरी एजुकेशन की, लेकिन क्या रिफॉर्म्स आएंगे कॉलेजेस में, ग्रेजुएशन सेक्टर्स में, और क्या चीजें रहेंगी जो कि हमारे देश को आगे जाकर के बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल साबित होने वाली हैं? तरुणेंद्र। बिल्कुल प्रशांत, क्योंकि हायर एजुकेशन में भी बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं इस नई शिक्षा नीति के तहत, इसलिए मैं कुछ बिंदुओं पर प्रकाश डालना चाहूंगा। सबसे पहली चीज ये है और सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि जिन बच्चों को या जिन छात्रों को रिसर्च ओरिएंटेड कोर्सेज परस्यू करने हैं वो 4 साल का कोर्स करेंगे, और जिनको ग्रेजुएशन करना है उसके बाद किसी अलग या प्रोफेशनल लाइन में जाना है वो 3 साल का कोर्स करेंगे। तो इससे सबसे बड़ी चीज ये हो जाती है कि जो रिसर्च ओरिएंटेड कोर्स लेना चाहते हैं या परस्यू करना चाहते हैं, जो कि अभी जो प्रेस ब्रीफिंग थी शिक्षा मंत्रालय की, उसमें उन्होंने कहा था कि भारत में रिसर्च ओरिएंटेड कोर्सेज को लेकर जो छात्र हैं उनका रुझान बढ़ा है। तो इसलिए एक नया और स्पेसिफिक
टर्म्स एंड कंडीशंस बना देने से रिसर्च के लिए और ज्यादा बच्चों को सहायता मिलेगी। दूसरी चीज जो सिंगल रेगुलेटर सिस्टम लाई गई है, जिसमें पहले की कहानी यह थी कि जो AICTE थी और जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन थी यानी UGC, इन दोनों के बीच में तालमेल की कमी होती थी, क्योंकि बीच में इनके बीच सामंजस्य बढ़ाने के कुछ प्रयास किए गए लेकिन पूरी तरीके से वो सफल नहीं रही। इसलिए भी ये जो सिंगल रेगुलेटर सिस्टम है वो महत्वपूर्ण हो जाता है। तीसरी चीज ये है कि नेशनल रिसर्च इकोसिस्टम बनाई गई है। जैसा कि मैंने पहला पॉइंट बोला था कि जो रिसर्च ओरिएंटेड कोर्सेज हैं उसी से संबंधित ये नेशनल रिसर्च इकोसिस्टम है जो रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए काम करेगी एवं एक उसके पेरेंट के रूप में काम करेगी। इस प्रकार साथ में एक और बात मेरे दिमाग से स्लिप हो रही थी, मैं उसे बताना भूल गया। सबसे महत्वपूर्ण बात ये रही है कि जो मल्टी एंट्री और मल्टी एग्जिट की व्यवस्था की गई है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि विद्यार्थी जब कॉलेज में आता है तो वो एक तरीके से इंडिपेंडेंट हो जाता है, उसे अपने जीवन की आगे के लक्ष्यों के बारे में ध्यान देना होता है। कई बार ऐसा होता है कि बीच में कोई बच्चा जॉब परस्यू करना चाहता है या फिर पार्ट टाइम जॉब करना चाहता है तो उसके लिए हो जा सकता है। साथ में कई बार फैमिली में प्रॉब्लम हो जाती है या फिर हमारे देश की अर्थव्यवस्था को देखते हुए कई लोगों को आर्थिक प्रॉब्लम हो जाती है, आर्थिक समस्या हो जाती है। उस दृष्टि से भी मल्टी एंट्री और एग्जिट सिस्टम अच्छा है। कई बार बच्चे इंटर्नशिप करने चले आते हैं उसमें समय, तो क्या होता है कि इसमें सबसे बड़ी खामी ये हो जाती है कि बच्चे केवल अपने क्लास के अटेंडेंस पर ध्यान देने लग जाते हैं, न कि कोर्स पर या सिलेबस पर। तो उस दृष्टि से भी, क्वालिटेटिव दृष्टि से भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। एक और चीज सबसे महत्वपूर्ण ये है कि ये जो नए रिफॉर्म्स हैं ये हमें एक वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी या वर्ल्ड क्लास हायर एजुकेशन की ओर हमें प्रोत्साहित करते हैं, या फिर हम एक ऐसी स्थिति में आगे चलकर खड़े हो पाएंगे जहां पर हम भी, जैसे कि यदि हम वर्ल्ड लेवल पर देखें तो जैसे ऑक्सफोर्ड है, स्टैनफोर्ड है, कैम्ब्रिज है, तो कहीं ना कहीं आने वाले निकट भविष्य में हम उनसे यदि कदम से कदम मिला पाए तो ये हमारे लिए बहुत गौरवशाली समय होगा और हमारे शिक्षा के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण चेंज होगा। ये धन्यवाद तरुणेंद्र, आपने बहुत ही अच्छी तरीके से बताया है कि आखिर ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में क्या क्या नई चीजें हैं जो आगे जाके भारत को बहुत ही लाभदायक साबित होने वाली हैं। हार्दिक, मैं आपके पास ये सवाल लेकर के आऊंगा कि जैसे तरुणेंद्र ने बताया कि ये जो अलग अलग तरीके की चीजें हैं इसको इम्प्लीमेंट करना वैसा ही उतना ही डिफिकल्ट होने वाला है। तो हार्दिक, हमारे इतने बड़े भारत देश में अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग गवर्नेंस है, तो हर स्टेट के अकॉर्डिंग ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी किस तरीके से वेरी करती है। जैसे कि हाल ही में अभी केरला में ये विवाद छिड़ गया था कि हिंदी सब्जेक्ट है उसको मान्यता बहुत ज्यादा दी जा रही थी जो कि वहां के लोगों के लिए कंफर्टेबल नहीं था। तो क्या ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी स्टेट वाइज डिफर कर जाती है मेंटालिटी को लेकर, या फिर एक स्मॉल स्केल प्रोग्राम के अकॉर्डिंग ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ज्यादा लाभदायक देगी वहां की मानसिकता के ऊपर? हार्दिक, अगर हम देखें जिस प्रकार की आप बात करें कि स्टेट वाइज कैसे डिफर करेगा, तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में 3 लैंग्वेज पॉलिसी की बात की गई है। उसमें आप कोई भी 3 भाषा पढ़ सकते हैं, ठीक है, और उन 3 भाषा का चुनाव आपको करना है कि आप कौन सी भाषा पढ़ना चाहते हो। अगर उदाहरण के लिए देखा जाए, जैसे कि मैं बिहार से हूँ और मेरा रुझान गुजराती भाषा में भी है, तो मैं इंग्लिश के साथ मैथिली और गुजराती दोनों पढ़ सकता हूँ। ये सबसे बड़ी बात है इस नई शिक्षा नीति में। और अगर हम देखा जाए तो यहाँ स्वतंत्रता छात्रों को दी गई है अपने विषयों के चुनाव के लिए। तो भाषा का चुनाव भी छात्र करेगा कि वो क्या पढ़ना चाहता है, क्या नहीं पढ़ना चाहता है। अगर कोई तमिलनाडु का व्यक्ति ही हिंदी में रुझान रखता है तो वो ऐसा थोड़ी ना है, फिर तो यही बात हो जाएगी ना कि अगर उसको हिंदी भाषा पढ़नी है तो वो तमिलनाडु से बाहर निकले और बाहर आकर के तब हिंदी भाषा सीखे। ये तो वही बात हो जाएगी। या फिर जैसे हम जानते हैं कि हमें हर जगह रहने का अधिकार हमारे संविधान ने दिया है,
मैं किसी कारणवश आज दिल्ली से उठकर, मेरा मान लीजिए मैं सरकारी सेवा में हूँ और कल को मेरा स्थानांतरण गुजरात में हो जाता है या फिर उड़ीसा में हो जाता है, तो उस सिचुएशन में मेरा बच्चा जो कि हिंदी, मैथिली और इंग्लिश पढ़ रहा है, वो बच्चा गुजरात में क्या वो सब्जेक्ट पढ़ पाएगा? नहीं पढ़ पाएगा। ये नई शिक्षा नीति ने बच्चे को स्वतंत्रता दे दी है कि आप अगर आप गुजरात में भी जा रहे हैं तो आप वो सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं, आप उड़ीसा में भी जा रहे हैं तो आप वो सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि आपको उस भाषा की अवेलेबिलिटी दी गई है। तो यहाँ पे स्टेट का ये रोल है। बाकी ये कहा गया है कि जो स्टेट है वो अपने हिसाब से अपने बोर्ड्स को ऑर्गेनाइज करे ताकि इस प्रकार की जो भी गतिविधि है वो भारतवर्ष में हो सके। इसके अलावा अगर हम देखें तो उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो अगर सबसे बड़ा उदाहरण मैं लूँ तो मैं बंगाल का उदाहरण लेता हूँ। अभी हाल ही दिनों पहले बंगाल में गोरखालैंड की मांग बहुत ज़्यादा ज़ोरों शोर से उठी थी। गोरखालैंड का मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि जो हमारा सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, जिसको हम चिकन नेक कॉरिडोर बोलते हैं, उसके आसपास क्योंकि वो नेपाल से सटता है और सिक्किम से सटता है, तो वहाँ पर जो गोरखा लोग हैं वो बहुत अधिक रहते हैं। तो वो लोग बंगाल में, क्योंकि जो दार्जिलिंग और सिलीगुड़ी वाला कॉरिडोर है वो तो बंगाल, पश्चिम बंगाल में आता है, तो कोलकाता राजधानी की जो सरकार है वो पूरे के पूरे बंगाल में यहाँ पर बोल रही थी कि हम बंगाली मीडियम में बच्चे को पढ़ाएंगे। लेकिन जो उस कॉरिडोर की जो उस बेल्ट के जो निवासी हैं वो लोग चाह रहे थे कि उनकी मातृभाषा नेपाली में बच्चों को पढ़ाया जाए, जो कि संभव नहीं हो पा रहा था, जिसकी वजह से वो एक अलग स्टेट की मांग कर रहे थे। ये एक आधार है। दूसरा आधार ये भी था क्योंकि दार्जिलिंग से कलकत्ता दूर पड़ता है, इस वजह से भी मांग की जा रही थी गोरखालैंड की अलग से। तो अब यही देख लीजिए कि एक ही राज्य है, एक ही राज्य में इतनी बड़ी गतिविधि हो रही थी, अलग राज्य की मांग हो रही थी भाषा के आधार पर। तो यहाँ पर कितना ज़्यादा स्वतंत्रता दी जा रही है एक व्यक्ति को नई शिक्षा नीति के लिए, ये बहुत बखूबी रूप से पता लग रहा है कि अगर मान लीजिए कोई गोरखालैंड का व्यक्ति है, वो इंग्लिश, हिंदी और नेपाली भी पढ़ लेगा तो वो पढ़ सकता है बंगाल में रहकर भी। सबसे बड़ी स्वतंत्रता इस चीज़ की है। इसके अलावा मातृभाषा में जो बेसिक एजुकेशन है, जो एलिमेंट्री एजुकेशन है, 5वीं तक की एजुकेशन जिसको हम बोलेंगे, उस एजुकेशन को मातृभाषा में भी उपलब्ध कराने की बात की गई है। एनसीईआरटी को निर्देश दिए गए हैं कि आप मातृभाषा में अपनी पुस्तकों को छापें और उस प्रकार के मटेरियल्स का इंतज़ाम करें ताकि मातृभाषा में बच्चा पढ़ सके। तो जो संस्कृति से बच्चा, जो कि बिहार में अगर देखा जाए, क्योंकि सबसे ज़्यादा माइग्रेशन बिहार में ही हुआ है, दिल्ली की तरफ या कलकत्ता की तरफ, जिसकी वजह से बिहार की जो भाषा है, अगर मैं देखूँ तो आंगिका भाषा, जिसके बारे में लोग ज़्यादा जानते भी नहीं है, लेकिन उसका लिटरेचर है हमारे पास उपलब्ध है। तो इस प्रकार की जो भाषाएं हैं, ये जो भाषा से इंसान और संस्कृति से इंसान कट रहा था अपनी, ये नई शिक्षा नीति दोबारा से उस ही संस्कृति में, उस ही भाषा में उस इंसान को डालने की और उस संस्कृति को जीवित करने की कहीं ना कहीं पहल कर रहा है। तो जो स्टेट है वहाँ पर उसको भी अधिकार दी गए हैं कि आप अपनी भाषा के आधार पर जो भी आप चाहते हैं वो आप कर सकते हैं, लेकिन आपको भाषा का उपलब्धता रखनी पड़ेगी। तो ये सबसे अच्छी बात हुई है नई शिक्षा नीति के हिसाब से। धन्यवाद हार्दिक, आपने जो ये संस्कृति से जुड़े रहने वाली बात कही, इससे मैं आपसे पूर्ण रूप से सहमत होऊंगा। अर्नब, जैसे कि हार्दिक ने बताया कि संस्कृति से जुड़े रहना कितना ज्यादा जरूरी है हमारी आगे की फाउंडेशन को खड़ा करने के लिए, तो अर्नब, विदेशों में, जापान जैसे देशों में, जैसे जहां पर हमारे एथिक्स की जो स्टडीज है उनके ऊपर बहुत ज्यादा दबाव दिया जाता है, और जो हमारा अभी जो हमारा नया न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है
वो कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि जर्मनी से लेकर के बहुत मिलती जुलती सी पॉलिसी है। तो क्या आपकी क्या राय है इस पर कि वर्ल्ड वाइड इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर क्या व्यूज हैं लोगों के, और देशों से ये कैसे मैच करती है, और हमने कौन कौन से देश से कैसे अच्छे अच्छे पॉइंट्स उठाए हैं, और वो कौन से विड्रॉज हैं जो कि हमने शायद नजरअंदाज कर दिए हैं? अर्नब। हाँ, ये एक बहुत फैक्ट है कि अगर हम पूरी दुनिया में देखें तो थ्रू आउट द वर्ल्ड ऐसी पॉलिसी ही फॉलो होती है। मतलब हमारा जो बोर्ड का सिस्टम था, 10+2 का सिस्टम था, वो बहुत ही आर्केक, बहुत पुराना हो चुका है। अब अगर हम देखें तो बहुत सारे, अमेरिका हो गया, जर्मनी, जापान, नेदरलैंड वगैरह सारे देश इस तरह की पॉलिसी फॉलो करते हैं। बल्कि कुछ देश तो ऐसे भी हैं जैसे नॉर्वेजिया वगैरह, जहाँ पे और भी खुली पॉलिसी है और भी ओपन पॉलिसी है, जहाँ पे आवर्स ऑफ स्कूलिंग और डेज ऑफ स्कूलिंग का डिफाइंड है, पर वो अलग बात है। अब जहाँ पहली बात अगर हम देखें कि अच्छा क्या है, तो मेरे को लगता है हम सब बहुत बात कर चुके हैं इस बारे में कि क्या क्या अच्छी चीजें हैं इस पॉलिसी में, क्या क्या फायदे हैं, किस तरह ही हमारे भारत को आगे बढ़ाएगा। कि ये स्टूडेंट्स को इंडिपेंडेंस दे रहा है, स्टूडेंट्स को फ्रीडम दे रहा है चूज करने की, वो अपने ट्रेडिशन से, अपनी संस्कृति से जुड़े रहेंगे। बहुत सारी चीजें हम बात कर चुके हैं। अब अगर हम देखें कि ड्रॉबैक्स क्या है, कि इस पॉलिसी अगर एक काम नहीं करेगी तो कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे काम ना करने की पॉसिबिलिटी है। पहली चीज तो ये है, इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, बच्चे बहुत ज्यादा हैं, जो हमारे ट्रेडिशन हैं, हमारी जो संस्कृतियां हैं, हमारे जो वेरिएशन है लोगों में, बहुत ज्यादा है। नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया में बहुत फर्क है, लोगों में फर्क है, सोचने में फर्क है। तो पहली बात तो ये देखनी होगी कि थ्रू आउट इंडिया ये जो फर्क है ये कैसे इनकम्पस करती है, कैसे एम्बॉडी करती है पॉलिसी, और क्या ये संभाल पाएगी इन सारे जो फर्क है, इन डिफरेंसेस को। सबसे बड़ी बात तो ये है। दूसरी बात, जो पॉपुलेशन ज्यादा है, मतलब स्टूडेंट ज्यादा है, तो अब इतने सारे जो स्टूडेंट्स हैं उसमें कुछ कुछ पॉलिसीज, कुछ इंट्रिकेसीज जो अंदर के जब फंक्शनल होगी पॉलिसी, तो तब हमें देखने को पता चलेगा कि अच्छा, एक क्लास में बाहर के देश में 20 स्टूडेंट होते हैं, 25 होते हैं, यहाँ पे 40, 45, 50 हैं। तो क्या इस वजह से कोई मुश्किल पड़ रही है? क्या इस वजह से हम पॉलिसी को अप्लाई नहीं कर पा रहे या अच्छे से अप्लाई नहीं हो रही है? फिर अगर हम और ज्यादा सोचे तो हमें ये देखना होगा कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनका अभी तक माइंडसेट इस पॉलिसी के साथ, जो 10+2 वाली पॉलिसी था, जॉब ओरिएंटेड था, जैसा कि हमने भी बोला था, जैसे तरुणेंद्र ने बोला था कि अभी तक स्टूडेंट सोचते हैं कि हमें नौकरी चाहिए, वो नौकरी बनाने का कम सोचते हैं। तो इस पॉलिसी के साथ पॉलिसी तो हमने बदल दी, पर क्या हम माइंडसेट बदल पाएंगे स्टूडेंट्स का? ऐसा तो नहीं है कि हमने स्टूडेंट्स को फ्रीडम तो दे दी, पर ऐसा है कि वो फ्रीडम का यूज ही नहीं कर रहे। वो पुराने जमानों की तरह साइंस और कॉमर्स और बायोलॉजी के लिए ऑप्ट करते जा रहे हैं ताकि वो डॉक्टर, इंजीनियर और बैंकर ही बने। हमें ये भी ध्यान देना पड़ेगा कि हमने पॉलिसी तो उनके हाथों में रख दी, पर उस पॉलिसी का वो यूज कर पाए, उस पॉलिसी को समझ पाए, ये भी बहुत जरूरी रहेगा। तो ये सारे ऐसे फैक्टर्स इनका हमें ध्यान देना पड़ेगा, गवर्नमेंट को ध्यान देना पड़ेगा, और ये इंश्योर कराना पड़ेगा कि स्कूल लेवल पे तो हमें ये देखना पड़ेगा कि गवर्नमेंट ने पॉलिसी तो हाथ में दे दी, पर वो अवेयर कराए बच्चों को, बच्चों को बोले बार बार कि हमने आपके भविष्य के लिए ये कदम उठाया है, अब आप भी कदम उठाइए, आप भी अपनी सोच बदलिए, आप भी ये जानिए कि आपके पास ऑप्शन है, आपके पास जो फ्यूचर है आपका वो बहुत डाइवर्स है। तो आप अपनी बुद्धि को, आप अपनी सोच को भी डाइवर्स करिए, सोच को भी खोलिए, ताकि आप आगे जाके स्टेप्स ले पाए। तो इन कंक्लूजन ये बात है कि ऑन पेपर ये बहुत ही बढ़िया पॉलिसी है। ये पॉलिसी स्टूडेंट के फ्यूचर और प्रेजेंट दोनों को बहुत बढ़िया बना सकती है, अगर हम स्टूडेंट्स को भी समझाएं किस तरह बना सकती है और उन्हें रेडी करें कि वो इस पॉलिसी का पूरी तरह लाभ उठा पाए। सबसे बड़ी बात तो ये है। धन्यवाद अर्नब। तरुणेंद्र, क्या मैसेज होगा आपका उन लिसनर्स के लिए, स्पेशली हमारे स्टूडेंट्स लिसनर के लिए जो कि फ्यूचर में अपनी स्टडीज को कंटिन्यू करने वाले हैं? क्या किस तरीके से उन्हें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का पूरा फायदा उठाना चाहिए? तरुणेंद्र। बिल्कुल बिल्कुल प्रशांत, मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा, क्योंकि हम सभी जो यहाँ पर संवाद में हैं वो सभी कॉलेज के स्टूडेंट हैं, यानी कि हम लोग पिछले यानी पुराने हो चुके एजुकेशन पॉलिसी से पढ़े हुए हैं। तो जो नए आने वाले विद्यार्थी हैं, नए एजुकेशन पॉलिसी के साथ में आने वाले जो विद्यार्थी हैं, मैं उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा। साथ में
ये जो इसकी जो नीतियां लाई गई हैं वो इन्हें बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है। दूसरी चीज जो अभी मेरे प्रीवियस स्पीकर ने भी बोला कि इसे इनेक्ट करने में, इम्प्लीमेंट करने में कई सारी दिक्कतें आ सकती हैं, उसमें मैं थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूंगा। हालांकि यदि भारत की जनसंख्या की बात करें तो वास्तव में भारत की जनसंख्या बहुत ज्यादा है, लेकिन जिस तरीके से जैसा संवाद स्थापित करके इस नए एजुकेशन पॉलिसी को लाया गया है, जैसी प्रक्रिया अपनाई गई है, एक छोटे से छोटे लेवल के लोग तक का भी जो सुझाव था, उस सुझाव को इंक्लूड करके इस नए एजुकेशन पॉलिसी को लाया गया है। उस तरीके से यदि इसी प्रोसेस को, इसी प्रक्रिया को अपनाया गया तो निश्चित रूप से ये जो नई एजुकेशन पॉलिसी है वो आने वाले समय में बहुत प्रभावी तरीके से लागू हो पाएगी और हमारे आने वाली पीढ़ी को बहुत बेहतर तरीके से फायदा पहुंचा पाएगी, जिससे हम निश्चित ही नए भारत के निर्माण में सभी लोग अपना योगदान दे सकेंगे और भारत फिर से विश्व पटल पर एक नेतृत्व वाला देश बनकर उभर सकेगा। जी जी तरुणेंद्र, आपने बिल्कुल ही सही तरीके से इस बात को प्रकाशित किया। मेरे को पूरा विश्वास है कि जो हमारे स्टूडेंट लिसनर होंगे वो पूरी तरीके से जोश से भर गए होंगे इस नई एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत पढ़ने के लिए। तो आज हमने जाना कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ये किस तरीके से अलग है हमारी पुरानी एजुकेशन पॉलिसी से। जैसा कि हार्दिक ने बताया कि ट्वीट्स में किस तरीके से इसको ब्राह्मणिक बताया जा रहा था, या फिर अर्नब ने जैसे पॉइंट आउट किया कि किस तरीके से चाइल्ड लेबर को प्रमोट किया जा रहा था। ये इन सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए इस कंक्लूजन पे हम बिल्कुल पहुंच सकते हैं कि भले बहुत ज्यादा विवाद छिड़े हुए हों, बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स खेली जा रही हो, लेकिन स्टूडेंट्स के फ्यूचर के लिए ये बहुत ही अच्छा स्टेप लिया गया है। अर्नब ने जैसे कि हमें बताया कि जो दूसरे देश हैं वहां से कैसे ये मैच करती है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, उस तरीके से हमने किस अपने आप को ढाला है ताकि हम एक वर्ल्ड लेवल पर एक आत्मनिर्भर भारत की स्थापना कर सके, हमारे आने वाले कल को प्रचलित करके। तरुणेंद्र, आपने जैसा पॉइंट आउट किया कि ग्रामीण इलाकों में किस तरीके से इस नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का बहुत अच्छी तरीके से रिफॉर्म होने वाला है। जैसे कि नए टीचर्स अपॉइंट हुए जाएंगे, वो सब इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लेकर के अलग अलग तरीके से रिएक्ट करने वाले हैं, अलग अलग तरीके से अपनी स्ट्रैटेजीज अपनाने वाले हैं स्टूडेंट्स को लेकर के। जो स्पोर्ट्स का क्राइटेरिया है, स्पोर्ट्स के क्राइटेरिया में बहुत ज्यादा बड़ा रिफॉर्म आने वाला है, क्योंकि अब शायद स्टूडेंट्स के ऊपर वो स्टडी का प्रेशर कम होगा। जो स्पोर्ट्स को परस्यू करना चाहते हैं वो बहुत ही बेहतर तरीके से स्पोर्ट्स में परफॉर्मेंस देने वाले हैं। तो आने वाले कल के लिए सबको मुबारकबाद। और मैं अपने तीनों स्पीकर से जानना चाहूंगा कि उनको कैसा लगा हमारे इस डिस्कशन में आकर के। हार्दिक। बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांत, मुझे इस डिस्कशन में बुलाने के लिए। बहुत बहुत ज़बरदस्त टॉपिक था ये, और कहीं ना कहीं ज़रूरत भी थी ऐसे टॉपिक पर पॉडकास्ट बनाने की और इस तरीके के एपिसोड को निकालने की, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि जो भारतीय मीडिया है वो इस समय रिया चक्रवर्ती ने क्या किया, कौन सा शटर खुला, कौन सा शटर नहीं खुला, रिया चक्रवर्ती गाड़ी की कौन सी साइड बैठी हुई है, इसमें बिजी है कहीं ना कहीं। और जहाँ पर हम लोग अभी पिछले हफ्ते जब हम लोग रिकॉर्ड कर रहे थे JEE मेंस के बारे में, जो खुद एक शिक्षा का बहुत बड़ा टॉपिक है, शिक्षा के अंदर किस प्रकार नए नए निर्णय लिए जा रहे हैं, इन सब पर आधारित था। तो कहीं ना कहीं नई शिक्षा नीति पर बात करना बहुत तर्कसंगत लगा मुझे भी, क्योंकि इस शिक्षा नीति के बारे में, जो नई शिक्षा नीति आई है, इसके बारे में समाचार में कोई चर्चा ही नहीं हुई है। तो अगर चर्चा ही नहीं होगी तो लोगों तक पहुंचेगी कैसे? तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि हम लोगों ने इस विषय पर एक बात रखी आपस में, और जो बातें चल रही थी केवल ट्विटर पर उनको नहीं रहने दिया, बल्कि क्या सकारात्मक प्रभाव पड़ने वाले हैं और क्या नकारात्मक प्रभाव पड़ने वाले हैं, इसके बारे में भी बात करी इस पॉडकास्ट के माध्यम से। वही अगर हम देखें तो मेरे साथ के वक्ताओं ने भी बहुत अच्छी बात रखी, जैसे तरुणेंद्र ने रखी ग्रामीण भारत पर क्या इसका असर होने वाला है। अर्नब ने बताया कि प्रकार जो बाकी दूसरा तबका है भारत का, उसके ऊपर किस प्रकार इसका असर पड़ेगा, और किस प्रकार ये जो नई शिक्षा नीति है ये भारत के ऊपर असर करने वाली है,
इसके ऊपर जो हम लोगों ने डिस्कशन करा, बहुत अच्छा लगा मुझे जुड़ने के लिए। और मैं बधाई देना चाहूँगा मेरे दोनों वक्ताओं का और आपका भी कि आपने बहुत अच्छी तरीके से पॉडकास्ट का संचालन किया। और बधाई देना चाहूँगा मैं दोनों वक्ताओं का कि उन्होंने बखूबी अपनी जिम्मेदारी को समझा और इस पॉडकास्ट के लिए इतना ज़बरदस्त और इतना तर्क संगत जो चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों को हम सभी के बीच रखा। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस पॉडकास्ट में जोड़ने के लिए। धन्यवाद हार्दिक, हमें भी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और मुझे पूरी उम्मीद है कि लिसनर्स को भी आपके बातें सुन करके बहुत ही ज्यादा मजा आया होगा और बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेशन मिली होगी। तो अर्नब, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप कैसे समअप करेंगे हमारी पूरी डिस्कशन को। तो पहली बात तो प्रशांत, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे को इस डिस्कशन, इसको पॉडकास्ट में बुलाने के लिए। मेरे को बहुत ही एजुकेटेड फील हो रहा है ये पूरी डिस्कशन खत्म होने के बाद, क्योंकि हम सब ने सारी बातों के ऊपर हमने डिस्कस कर लिया। यहाँ पे सारे टॉपिक्स को हमने कवर कर लिया, हमने सारे एंगल से देख लिया कि ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है ये किसको किस तरह अफेक्ट कर सकती है। बाहर के देशों से लेकर गांव तक हमने हर एंगल को डिस्कस कर लिया। अभी एक ऐसी चीज थी, इससे बहुत ही सारे आर्गुमेंट्स चल रहे थे, उसके ऊपर बहुत ही सारे कंफ्यूजन थे इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लेके। लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि क्या होगा, कैसे होगा, और स्टूडेंट्स को समझ नहीं आ रहा था कि असल में उनकी लाइफ को अफेक्ट करेगा कैसे। लोगों के दिमाग में या तो ये था कि इससे कुछ खास फर्क पड़ेगा नहीं, या तो दूसरे लोगों के दिमाग में था जो फर्क पड़ेगा वो नेगेटिव फर्क पड़ेगा। तो मैं बहुत खुश हूँ कि हम तीनों ने जो डिस्कशन करी है उससे बहुत सारे जो मिथ्स हैं वो डिबंक हो चुके होंगे, बहुत सारे जो कंफ्यूजन है, जो ऐसे नोशन है लोगों के दिमाग में जो नेगेटिव हैं, वो हटेंगे और वो समझेंगे कि असल में ये पॉलिसी किस तरह हमारे इंडिया की ड्राइविंग फोर्स बनने वाली है आगे जाके, कैसे हमारे देश को एक लेवल ऊपर बढ़ाएगी। ये पॉलिसी सिर्फ बच्चों की पढ़ाई को हेल्प करने के लिए है, पर इससे ऊपर ये देश को हेल्प करेगी, क्योंकि ब्रेन ड्रेन नहीं होने देगी। हमारा जो टैलेंट है वो बाहर चला जाता था, क्योंकि ऐसी पॉलिसी बाहर होती थी, इंडिया में ऑप्शन नहीं होते थे, और वो भी नहीं होएगा। ये एक बहुत ही बढ़िया पॉलिसी है और मैं बहुत खुश हूँ कि हम चारों ने जो डिस्कशन करी उससे सिर्फ हमें ही नहीं, जो हमारे व्यूअर्स हैं उन्हें भी ये चीज समझ आएगी, जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें खुशी होगी, उन्हें फेथ मिलेगा, कॉन्फिडेंस मिलेगा अपने फ्यूचर के लिए। और मैं बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा आपको और हमारे बाकी दोनों स्पीकर्स को। उन्होंने बहुत ही बखूबी अपनी ड्यूटी निभाई, बहुत ही अच्छे तरीके से पॉइंट्स आगे रखे और अपना लॉजिक और रैशनल लोगों को समझाया। एंड आई होप आगे भी चल के हम बहुत सारे पॉडकास्ट करेंगे साथ में और इसी तरह भारत की बात आगे रखते जाएंगे जैसे आगे रखी है। जी 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 अर्नब, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत धन्यवाद आपका हमारे इस पॉडकास्ट में जुड़ने के लिए। और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे जो लिसनर्स होंगे वो आपके इन पॉइंट्स पे अमल करेंगे और इस बात को मद्देनजर रख करके अपने आगे के डिसीजंस लेंगे कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी किस तरीके से अलग अलग रिफॉर्म्स लाने वाली है। करुणेंद्र, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या विचार है आपका कि हमारे इस पॉडकास्ट के बारे में और हमारी जो डिस्कशन हुई उन सारे पॉइंट्स के बारे में क्या मैसेज देना चाहेंगे आप आने वाले स्टूडेंट्स को और जो ग्रेजुएट होने जा रहे हैं उन स्टूडेंट्स को? जी प्रशांत, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा दी पॉलिटिकल वायर टीम को, जिन्होंने पिछले पॉडकास्ट के एपिसोड में और इस पॉडकास्ट के एपिसोड में मुझे बुलाने लायक समझा और मेरी बातों को रखने लायक समझा। दूसरी चीज, यदि हम एजुकेशन पॉलिसी के बारे में बात करें तो ये जो नई एजुकेशन पॉलिसी है, क्योंकि पहले भारत के विद्यार्थी, जैसा कि मेरे पिछले स्पीकर ने भी कहा कि पहले भारत के विद्यार्थी विदेशों में पढ़ने जाते थे, मुझे पूरा विश्वास है कि अब इस नए एजुकेशन पॉलिसी के प्रभाव से विदेशों के बच्चे भारत में पढ़ने के लिए प्रोत्साहित होंगे और वो भारत में आकर पढ़ेंगे। तो मुझे इस तरीके से बहुत अच्छा लगा इस पॉडकास्ट में आकर। साथ ही साथ यदि नए भारत के इस निर्माण में जो नई एजुकेशन पॉलिसी के द्वारा इसकी नींव रखी गई है, इस निर्माण के इस हवन में यदि थोड़ी सी हमारी भी आहुति चली आती है तो मैं अपने आप को बहुत गौरवशाली समझूंगा। एक बात मैं व्यक्तिगत रूप से कहना चाहूंगा, मैं जब 11th और 12th क्लास में था तो हमारे क्लास में कई बच्चे ऐसे होते थे जो अपने करियर के रूप में स्पोर्ट्स को परस्यू करना चाहते थे या फिर म्यूजिक को परस्यू करना चाहते थे या किसी अदर टैलेंट को परस्यू करना चाहते थे। तो उनके साथ होता क्या था कि उन्हें अंत में लेना आर्ट्स पड़ता था, क्योंकि एक प्रचलन जो है, एक परंपरा जो है बायो, मैथ्स, ह्यूमैनिटीज और कॉमर्स, तो इस तरीके से उन्हें लास्ट में आके ह्यूमैनिटीज लेना पड़ता था, क्योंकि उन्हें ह्यूमैनिटीज ज्यादा सरल पड़ता था।
तो उस तरीके से वो बेचारे उसमें एक तरीके से पिस जाते थे और वो अपने करियर की तरफ, दोनों के बीच में एक बंध से जाते थे और अपने करियर के लिए ज्यादा अधिक ध्यान नहीं दे पाते थे। तो ऐसे में ये जो नई एजुकेशन पॉलिसी यहाँ पर आई है वो रामबाण का काम करेगी। साथ में अभी जो कोरोना का काल चल रहा है, जो नई एजुकेशन पॉलिसी ने इसी को ध्यान में रखते हुए, भविष्य को, निकट भविष्य को ध्यान में रखते हुए जो ऑनलाइन शिक्षा की बात की है, टेक्नोलॉजी का शिक्षण स्तर पर जो उपयोग की बात करी है, वो मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत प्रसन्न करता है। मैं बहुत हर्षित महसूस करता हूं और फिर से एक बार दी पॉलिटिकल वायर टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। जी तरुणेंद्र, आपकी बात से मैं पूरे तरीके से सहमत हूं। जैसा कि आपने बताया कि ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में जो आपने पॉइंट्स रखे आज की पूरे डिस्कशंस में, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे स्पीकर्स हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने पॉइंट्स रखने के लिए। और ये जो भ्रम, ये जो शंकाएं हमारे देश में फैली हुई थी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लेकर के, मुझे उम्मीद है कि उन सारे शंकाओं का निवारण हमने कर ही दिया होगा। यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स हैं आने वाले, उनको अपने कल के लिए बहुत 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 ज्यादा ऑल द बेस्ट। अपना कल सुधारने के लिए आपके पास एक बहुत अच्छा ऑप्शन है जो कि आपकी ऊपर वाली पीढ़ियों को शायद नहीं मिला हो। तो हमें पूरी तरीके से उम्मीद है कि आप इसको बहुत ही अच्छी तरीके से यूटिलाइज करेंगे। अब देखने वाली बात ये होगी कि ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी किस तरीके से इंप्लीमेंट होने वाली है हमारे देश में। तो अगर आपको हमारा पॉडकास्ट पसंद आया तो हमें फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे @thepoliticalwire। हमारा ट्विटर हैंडल है thepoliticalwire। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। जय हिंद, जय भारत।